स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। और इस सीरीज़ में जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया है कि ये पार्ट 1 है, ठीक है, भाग 1 है इसका। इसमें चौहानों का इतिहास जो आपका है उसके महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। बहुत बार इन फैक्ट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, और ये क्वेश्चंस आपके जो राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं तो उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं सीरीज़। तो हम बात करेंगे चौहानों के इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य। तो इन तथ्यों में हम बात करेंगे कि इनकी चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, इनका प्रशासनिक सिस्टम क्या था, इनका सांस्कृतिक, इन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की, और कौन से ग्रंथ हैं या कौन सी बुक हैं तो जिनमें चौहानों के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या होता है, मैक्सिमम इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ चीज़ें अपने को विशेषकर जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो उन चीज़ों पे अपने को फोकस रहना चाहिए। और वो फोकस किन चीज़ों पे होंगे जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी अपन अगर प्रमुख राजा पढ़ रहे हैं, कोई भी राजा हो और वो प्रमुख है राजस्थान के इतिहास में, उसने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है आपके आर्किटेक्चर में, ठीक है, कस्टम्स में, तो उस राजा को हम विशेषकर उसकी जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं, उसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं और उसकी जो प्रशासनिक उपलब्धियां हैं उसके बारे में विशेष बातें जो उस समय में थी वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब जैसे राजनीतिक में क्या पढ़ना रहता है हमें उस राजा के बारे में, उसने कौन से युद्ध किए थे और उस युद्ध में किन किन ने उनकी सहायता की थी, ठीक है, तो वो चीज़ें राजनीतिक में हम डिस्कस करेंगे। सांस्कृतिक में क्या करेंगे, तो सांस्कृतिक में उन्होंने कोई मंदिर बनवाया था, ठीक है, या कोई बावड़ी बनाई थी, या कोई ऐसी स्थापत्य कला जो आज बहुत इम्पोर्टेंट है आज की दृष्टि से और उस समय भी, तो वो चीज़ें हम सांस्कृतिक में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज़ जो आपका थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रशासनिक। प्रशासनिक में कोई भी राजा था वो बेसिकली जो भी सामंत होते थे उनके थ्रू राजस्व वसूल किया करता था। राजस्व मतलब टैक्स, आपका कर वसूल करना। तो उस कर में उनकी क्या इम्पोर्टेंट भूमिका थी वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और वो चीज़ें ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपके RS एग्ज़ाम, LDC हुआ, RO हुआ, EO हुआ, ठीक है, तो उनमें पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे चौहानों की। अब चौहान पढ़ रहे हैं और पहला जो आपका राजपूत वंश है चौहान, तो उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अब जैसे चौहानों की उत्पत्ति, तो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसमें बताया गया है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है और ये अग्निवंशी है, ठीक है। हालांकि ये कह सकते हैं कि जो जितने भी चौहान राजपूत राजा थे वो अधिकतर युद्ध किया करते थे, तो एक उनका जो प्रतीक है अग्नि से संबंधित बन गया था। इस वजह से काफ़ी इतिहासकारों ने उन्हें अग्निवंशी माना। अब इस सीरीज़ में हम बात करते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निवंशी है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो कि शुरू होती है ऋषि वशिष्ठ से। अब ऋषि वशिष्ठ जो है आपके आबू पर्वत पर रहा करते थे और उन्होंने उस समय में एक यज्ञ किया, ठीक है, और यज्ञ से 4 जातियों की उत्पत्ति मानी जाती है, या हम ये कह लें कि 4 प्रमुख राजपूत वंशों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस यज्ञ में पहले जो राजपूत वंश की उत्पत्ति मानी गई थी वो थे चौहान। सेकंड थे आपके चालुक्य,
जिन्हें अपन सोलंकी भी कहते हैं। बहुत सारे बुक्स में सोलंकी लिखा होता है या चालुक्य लिखा रहता है। थर्ड पे आते हैं आपके परमार और फोर्थ में आते हैं आपके प्रतिहार। तो चार प्रमुख जो राजपूत वंश हैं आपके चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, तो इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। अब प्रैक्टिकली साइंटिफिकली ये बात तो आप सभी को पता है कि ऐसा प्रूव तो नहीं होता कि किसी भी यज्ञ से चार जातियाँ उत्पन्न हो सकती है, पर इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि उस समय भी काफ़ी बुराइयाँ हुआ करती थी और बुराइयों पे सत्य की विजय करनी होती है। ठीक है, तो जितने भी ऐसे राजा जो कि विदेशी थे और भारत में धीरे धीरे राजस्थान में बढ़ रहे थे और यहाँ राज अपना स्थापित करना चाहते थे, तो ऋषि वशिष्ठ ने, हम ये कह सकते हैं कि चार शिष्य थे उनके, और उन चार शिष्यों को ऐसी शिक्षा दी कि आपको अपने राज्य में या राज्य की सीमा में, ठीक है, और इनको बढ़ने नहीं देना है या इन पे फतह हासिल करनी है। तो उन चारों में हम ये कह सकते हैं कि चार वंश के चार व्यक्ति थे और वो अलग अलग बैठकर जो आपके ऋषि वशिष्ठ हैं उनसे शिक्षा ले रहे थे। तो उनमें एक था आपके चौहान, एक थे चालुक्य, थर्ड थे आपके परमार और फोर्थ थे आपके प्रतिहार। अब ये बात जो है कालांतर में मूनो नैन्सी और सूर्यमल मिशन के द्वारा इस बात को समर्थन मिला कि हाँ, ये अग्निवंशी थे। इसके बाद में कुछ इतिहासकार आगे आएंगे तो वो इनकी उत्पत्ति अलग बताएंगे। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन बनता है कि यहाँ अपने को जो आपका नाम है, जैसे कोई भी आपका नाम मूर्णोत नैन्सी है मान लीजिए, तो उनसे रिलेटेड, मूर्णोत नैन्सी से रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज़ हैं वो चीज़ें अपने को पढ़नी है यहाँ पे। कि आपने कुछ डिफ़ाइन किया किसी ग्रंथ में, किसी बुक में, और किसी कोई थ्योरी दिया या कोई सिद्धांत दिया आपने, तो वो चीज़ें कम से कम आपको तो पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ें ही यहाँ डिस्कस करेंगे और वही चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो मूर्णोत नैन्सी और सूर्यमल मिशन ने इस बात का समर्थन कर दिया कि हाँ, ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया और उससे चार जातियाँ उत्पन्न हुई। अब इन चार पर जो राजपूत वंश हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें वर्णन है ये बात। ठीक है, तो एक ग्रंथ तो अपने को ये मिल गया कि पृथ्वीराज रासो में ऋषि वशिष्ठ हैं जिनका नाम मेंशन है, और उसमें ये डिफ़ाइन किया गया है कि ये चार राजपूत वंश की उत्पत्ति जो कि अग्निकुंड से मानी जा सकती है, और इन्हें अग्निवंशी भी कहा जा सकता है, जिनमें चौहान है, चालुक्य है, आपके सोलंकी है, परमार है और प्रतिहार है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट सीरीज़ में अपन बात कर लेते हैं कि चौहान सूर्यवंशी हैं। ये बात कुछ इतिहासकार मानते हैं और कुछ पुस्तकों में भी ऐसा लिखा गया है कि जो चौहान है वो सूर्यवंशी है। अग्निवंशी का सिद्धांत हमने समझ लिया कि क्या थ्योरी है अग्निवंशी के पीछे। अब सूर्यवंशी की बात कर लेते हैं। जो आपके हैं गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, तो उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि हाँ, चौहानों जो है सूर्यवंशी हैं, और इसके बारे में चौहान सूर्यवंशी है कुछ बुक्स मिली, कुछ ग्रंथ मिले हमें, उसमें ये बात डिफ़ाइन की गई है, उसमें ये बात बताई गई है कि चौहान सूर्यवंशी हैं। जैसे कौन कौन सी है? एक है पृथ्वीराज विजय, सेकंड है आपके हमीर महाकाव्य, थर्ड है आपके हमीर रासो, फोर्थ है आपके विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। ओके, तो एक आपके पृथ्वीराज विजय हो गई, सेकंड हमीर महाकाव्य, थर्ड हमीर रासो और फोर्थ आपके विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। अब अगर बात करते हैं
कि ये जो बुक है पृथ्वीराज विजय या हमीर महाकाव्य, तो किसी राइटर के द्वारा तो लिखी हुई होगी, तो वो राइटर इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट उसका नाम पूछा जा सकता है या उस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि कोर कहीं ना कहीं इस बात का रिलेशंस आपके जो थ्योरी है, आपके जो सिद्धांत हैं राजपूत वंश की उत्पत्ति, तो उससे इसका डायरेक्ट लिंक हो रहा है। तो ये बात एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाती है कि आपके एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन बन जाए। अब जैसे बात करें पृथ्वीराज विजय की, तो पृथ्वीराज विजय जो है चंद्रप्रदाय ने लिखी है। यह जो चंद्रप्रदाय थे इनका उपनाम ही पृथ्वी भट्ट था। तो इन्होंने आपकी ये बुक जो है पृथ्वीराज विजय ये लिखी थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य जो लिखा गया है वो नैनचंद सूरी के द्वारा लिखा गया है। अब दो जो मैं ग्रंथ बता रहा हूँ सेम नाम है, बस इनके पीछे जो थ्योरी है वो अलग है। तो आपके एग्ज़ाम में इन दोनों ग्रंथ में से कोई भी ग्रंथ के बारे में पूछा जाए तो या एग्ज़ामिनर कुछ डिफ़ाइन करेगा या वो नहीं देगा, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उस चीज़ को समझना है। जैसे है हमीर रासो और हमीर रासो, दो है, एक लिखी गई है जोधराज के द्वारा और जो दूसरी हमीर रासो है वो लिखी गई है सारंगधर के द्वारा। अब जो था जोधराज के द्वारा हमीर और अलाउद्दीन के युद्ध का वर्णन किया गया है, यानी हमीर रासो वो ग्रंथ जिसमें जोधराज ने हमीर और अलाउद्दीन के युद्ध का वर्णन किया है। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं कि इसमें 969 छंद हैं और ये पुस्तक सृष्टि रचना सूर्यवंशी अग्निकुल जन्म का वर्णन इस बुक में मिलता है। यानी इस बुक में 969 तो छंद हैं और इस पुस्तक में सृष्टि की रचना कैसे हुई, सूर्यवंशी के बारे में, अग्निकुल में जन्मे जितने भी राजाओं हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आपके आता है हमीर रासो जो कि सारंगधर ने लिखी है। अब सारंगधर ने ये जो लिखा है इसमें क्या किया है, तो सारंगधर द्वारा इस पुस्तक में रणथंबोर के राणा हमीर का चरित्र वर्णन है, यानी उसके बारे में बताया गया है कि हमीर कैसा राजा था, स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा, प्रशासनिक में क्या योगदान रहा, उनका सांस्कृतिक में क्या योगदान रहा, तो वो चीज़ें इसमें डिफ़ाइन की गई है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। किन इतिहासकारों ने या किन अभिलेखों से हमें ये बात पता चलती है कि चौहान जो है चंद्रवंशी हैं। तो बात करते हैं पहला अभिलेख, पहला इंस्क्रिप्शन जो कि है हाँसी अभिलेख। हाँसी अभिलेख में ये साफ लिखा गया है कि चौहान चंद्रवंशी हैं। सेकंड, दूसरा वो है अचलेश्वर मंदिर अभिलेख, यानी अचलेश्वर में जो टेम्पल है उसमें एक अभिलेख है और वो अभिलेख ये बताता है कि चौहान अग्निवंशी ना होकर क्या होंगे, चंद्रवंशी हैं। तो इन अभिलेखों के आधार पर हम चौहानों को चंद्रवंशी मानते हैं। कुछ थ्योरीज हम देख लेते हैं इसके अंदर जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है इसके अंदर, चौहान जो थे वो ब्राह्मण थे इसके अंदर। और बिजोलिया शिलालेख में भी ये चीज़ डिफ़ाइन की गई है, बताई गई है कि चौहान जो थे ब्राह्मण हैं। इसमें हम प्रथम पुरुष जो मानते हैं मनु को, उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट किस में बताया गया है चंद्रवंशी चौहानों को, तो वो है चंद्रावती अभिलेख में।
तो चंद्रावती अभिलेख में भी ये कहा गया है कि हाँ चौहान जो थे चंद्रवंशी थे। और लास्ट वन आ जाता है कायम रासु। तो कायम रासु जो है उसमें भी ये डिफ़ाइन किया गया है कि आपके चौहान जो थे चंद्रवंशी थे। अब ये कायम रासु जो है चंद्रावती अभिलेख है, इनकी बातें हम आगे करेंगे, पूरी डिटेल से डिफ़ाइन करेंगे इन चीज़ों को। जैसे मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया था कि जो अमीर रासु है जोधराज ने लिखी 969 छंद है पुस्तक सृष्टि रचना सूर्यवंशी अग्निकुल में जन्म के बारे में वर्णन करती है। यह सारंगधर के बारे में कि राणा अमीर का चरित्र वर्णन किया। बेसिकली बुक में ये तो नहीं मिलता आपके, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि बहुत बार अमीर रासु आ जाता है तो मात्राओं के अकॉर्डिंग देखा जाता है रासुओं में लास्ट में, पर ऐसा भी कुछ नहीं है। जब आप काफ़ी बुक्स में देखेंगे तो आपको सेम एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड मिलेगा, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि जोधराज करे या सारंगधर करे। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की कुछ कुछ बुकें हैं, तो उनको जब आप पढ़ेंगे तो अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको सेपरेट पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि हाँ इन दोनों बुकों में अलग अलग ये चीज़ मेंशन है। और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ठीक है, वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा क्लू देंगे क्वेश्चन के अंदर ताकि आप पहचान सकें। ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, कुछ ना कुछ क्लू देंगे और उस क्लू से आप जो है इसको क्वेश्चंस को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आंसर आपका राइट टिक कर पाएंगे। तो ये चीज़ अपन ने देख ली कि चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है किसमें, हास्य अभिलेख में और अचलेश्वर मंदिर अभिलेख में। और चौहानों को जो थे वो ब्राह्मण थे, ये बात किसमें लिखी गई है तो उसके बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो आपका एक मिलता है बिजोलिया अभिलेख और प्रथम पुरुष मनु को माना गया था और जिसको वस्कोत्री ब्राह्मण बताया गया था। ठीक है, चंद्रावती अभिलेख हो गया आपका। और कायम रासु में भी ये बात डिफाइन है कि जो चौहान थे वो ब्राह्मण थे। अब इस बात का समर्थन किसने किया? इस बात का समर्थन दशरथ शर्मा ने किया कि हाँ ये थ्योरी बिल्कुल राइट है और इस थ्योरी में जो बताया गया है वो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जो आपका द अर्ली चौहान डायनेस्टी है, ठीक है, ये जो बुक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, उसमें भी ये बात मेंशन है कि हाँ चौहान जो थे चंद्रवंशी थे और ये जो है ब्राह्मण थे। तो अब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाँ भाई ये द अर्ली चौहान डायनेस्टी किसी ने तो लिखी होगी ना, तो वो चीज़ आप एक बार सर्च करिए अपने आप से, नहीं तो नेक्स्ट सीरीज़ में मैं बता दूंगा आपको द अर्ली चौहान डायनेस्टी किसने लिखी थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंद्र के वंशज। इंद्र के वंशज का सिर्फ एक अभिलेख हमें मिला है और उस अभिलेख में हमें ये बताया गया है कि जो चौहान थे उनको इंद्र के वंशज मेंशन किया गया है। तो वो है रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, सेवाड़ी अभिलेख ऑफ रायपाल। उसमें ये बात मेंशन है कि जो है आपके चौहान जो थे वो इंद्रवंश के थे। नेक्स्ट सीरीज़ बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट इतिहासकार आ जाते हैं आपके, जैसे मान लीजिए विदेशी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो विदेशी जाति आपका जो वंश है विदेशी वंश, उनसे चौहानों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसमें अधिकतर राइटर आपको विदेशी मिलेंगे, ठीक है, और वो विदेशी ये बताना चाह रहे हैं कि जो चौहानों की उत्पत्ति इस थ्योरी से हुई है और ये थ्योरी सही है। पर एक बार आप पिक्चर क्रिएट करिए अपने माइंड में, क्या जो विदेशी थ्योरी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उस थ्योरी को भारत में मान लिया गया है, या उस थ्योरी को आपकी जो बुक्स है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की या राजस्थान अध्ययन की उसमें भी ये चीज़ डिफ़ाइन की गई है। तो टोटली इस बात को भी एग्री नहीं किया गया है कि जो चौहान थे वो विदेशी वंश की संतान थे या उनके थ्रू भारत में आए थे। तो बस ये थोड़ा चीज़ें याद करने के लिए है, ज़्यादा अपने को इसमें रिसर्च नहीं करनी। रिसर्च के लिए अलग सीरीज़ आएगी जब आपका RS प्री प्लस मेंस आपका, बेसिकली तो मेंस जब चलेगा तो उसमें ये चीज़ें डिफ़ाइन करूँगा मैं कि क्या इनका थॉट प्रोसेस था, क्यों ये इन्होंने ये थ्योरी दी, ठीक है, और इस थ्योरी देने का
मुख्य कारण क्या था। अब बात कर लेते हैं शक और सीतियन। तो शक और सीतियन से चौहान वंश की उत्पत्ति का जुड़ाव किन किन जो राइटर्स ने, किन किन इतिहासकार ने माना है। फर्स्ट पे आपके आ जाते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। तो उन्होंने ये जो है बात कही कि जो आपके विदेशी जो हैं और उनके थ्रू जो है चौहान वंश की उत्पत्ति हुई और वो धीरे धीरे भारत में, फिर राजस्थान में और पूरे भारत में उन्होंने शासन किया। सेकंड पे आ जाते हैं आपके विलियम कुक। ठीक है, इन्होंने भी इस थ्योरी को माना। और जो आपका थर्ड वन आ जाते हैं आपके विंसेंट स्मिथ। तो विंसेंट स्मिथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि शक और सीतियन जो वंश है या जो जाति है उनसे राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। कुछ थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं हल्की सी कि क्यों ये लोग कह रहे हैं कि हाँ जो आपका शक और सीतियन है उनसे राजपूतों की उत्पत्ति हो रही है। तो कुछ तो रीज़न रहा होगा जिसके कारण इन्होंने ये थ्योरी दी है। तो उनमें एक ये था कि कर्नल टोड जो कहते हैं कि शक और सीतियन से ही क्यों, तो उसका रीज़न उन्होंने कुछ ऐसे डिफ़ाइन किया है कि हथियार पूजा करते थे। कौन? शक और सीतियन। तो ये हथियार पूजा कौन अपने यहाँ राजस्थान में कौन करता था? जो आपके चौहान वंशी हैं और जितने भी राजा हुए, हथियार पूजा होती थी। किसी युद्ध में जाने से पहले हथियार की पूजा की जाती थी। तो इस थ्योरी को उन्होंने वहाँ से पिक किया, रिलेट किया और डिफ़ाइन किया कि एज इट इज़ ये ही चीज़ शक और सीतियन के द्वारा की जाती थी। सेकंड क्या आ जाता है? शराब का सेवन करना। तो शराब का सेवन शक और सीतियन करते थे। तो उन्होंने भी ये चीज़ डिफ़ाइन कर दी कि हाँ शक और सीतियन ये चीज़ करते थे। तो आपके चौहान वंशी भी इस चीज़ का प्रयोग करते थे, तो हो सकता है इनकी उत्पत्ति ऐसे हो। एक चीज़ ये कि अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। तो शक और सीतियन का क्या था कि जो भी राज करते थे तो उसको बढ़ाने के लिए जो आपका मतलब यज्ञ होता है तो वो लोग यज्ञ करते थे। फिर अपने भारत में यज्ञ का जो देखा जा रहा है व्यू, वो ऐसे देखा जा रहा है कि एक घोड़ा होता था और वो जितनी दूर तक जा सकता था और वो जितनी दूर तक गया तो वो जो पूरी भूमि है वो एक राजा की होती थी, उसके अधिकार क्षेत्र में आती थी। ठीक है, और वो राजा की ही मानी जाती थी। तो ये चीज़ उस समय भी परफॉर्म की जाती थी शक और सीतियन के टाइम पे भी। और उनका ये था कि जितना भी वो देशों में उन्होंने युद्ध किया वो बढ़ते रहे, तो उनका जो था कंप्लीट एरिया बढ़ता रहा। उससे उन्होंने रिलेट करा लिया कर्नल जेम्स टोड ने और ये बात कह दी। अब ये बात ऐसे भी तो हो सकती है कि कर्नल जेम्स टोड आपके भारत आए, फिर राजस्थान में चीज़ों को जाना, यहाँ चीज़ों को रिलेट किया कि यहाँ जो है राजपूत राजा जो है हथियार पूजा करते हैं, अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। किसी ग्रंथ से उनको पता चला। शराब का सेवन तो उन्होंने बेसिकली देख ही लिया होगा जो सभी राजपूत राजाओं में। तो तीनों आइडियोलॉजी को, जो तीनों फैक्ट्स को इन्होंने एक जगह किया और ये थ्योरी जोड़ दी शक और सीतियन से। चूँकि शक और सीतियंस के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है तो उन्होंने एक रिलेशन बना दिया कि हाँ ऐसे ऐसे आ सकता है, पर ये चीज़ नेगलेक्ट की जा सकती है। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे बिजोलिया अभिलेख। और बिजोलिया अभिलेख में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करेंगे और आपको कुछ चीज़ें उसमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन देंगे। अब कुछ बातें एक बार मैं रिवाइज़ कर देता हूँ जो कि थोड़ी बहुत रिलेटेड है और आप आराम से उसको रिलेट कर सकते हैं। तो अब तक जो पढ़ाया गया था उसका एज इट इज़ आप ये मान लीजिए कि एक समरी है और इस समरी को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इतिहासकार जो हुए
तो उन सभी इतिहासकारों का राजपूत उत्पत्ति पर एक मत नहीं है। पहली बात तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो है आपके इतिहासकार हुए और सबकी अलग अलग थ्योरी इसमें चल रही है। इतिहासकारों ने राजपूत वंश की पवित्रता स्थापित करने के लिए उनकी उत्पत्ति ये बताई गई है कि वो सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी है और अग्निकुंडी अग्निवंशी बताया गया है। ये चीज़ भी हमने यहाँ डिस्कस कर ली। तो एक चीज़ तो ये डिफाइन हो गई कि इतिहासकारों में जो राजपूत उत्पत्ति से रिलेटेड एक मत तो नहीं है, और जो भी इतिहासकार अलग अलग बता रहे हैं वो कोई सूर्यवंशी के अकॉर्डिंग बता रहा है, कोई चंद्रवंशी के अकॉर्डिंग बता रहा है, कोई अग्निकुल से रिलेटेड बता रहा है। तो ये चीज़ क्यों बताई जा रही है? क्योंकि राजपूत वंश को वह या ये लोग विशुद्ध क्षेत्रीय सिद्ध करना चाहते थे। अब जो बात आ जाती है आपके अंग्रेज़ों की थ्योरी से रिलेटेड, तो वो ये कहते हैं कि जो यूरोपियन विद्वान हैं, यानी जो आपके कर्नल जेम्स टोड मान लीजिए, विलियम कुक मान लीजिए, तो इनको यूरोपीय विद्वान माना गया है। तो इन यूरोपीय विद्वानों के अकॉर्डिंग राजपूतों को प्राचीन क्षेत्रीय जाति से नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम जो भारत का उत्तर पश्चिमी जो एरिया है उससे आने वाले कौन कौन, सीथियन की बात कर ली, शक की बात कर ली, और कहीं ना कहीं यूची। ठीक है, तो यूची भी एक तरीके के वंश थे, ये एक जाति थी जैसे सीथियन शक थी। तो ये लोग आए बाहर से, इन्होंने अपनी सीमाएं बढ़ाई और धीरे धीरे यहाँ एक वंश चला इनके अकॉर्डिंग। ईश्वर प्रसाद और डॉक्टर बी आर भंडारकर, कौन? डी आर भंडारकर, ईश्वर प्रसाद और डी आर भंडारकर भी राजपूतों को विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन करते हैं। यानी इन्होंने ईश्वरी प्रसाद और डी आर भंडारकर ने ये मान लिया कि चौहान जो वंश है उनकी उत्पत्ति विदेशी जो शक और सीथियन है, ठीक है, उनसे मानी है। डॉक्टर वेद राजपूतों को प्राचीन क्षेत्रियों की संतान मानते हैं। अब डॉक्टर वेद की क्या है, एक अलग थ्योरी है, बिल्कुल अलग ही है इनकी। तो वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे आगे। और वी स्मिथ ने एक बुक लिखी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ हिंद या इंडिया कह लीजिए, तो उसमें राजपूत ऊणों की संतान बताया है, राजपूतों को ऊणों की संतान बताया है। और कहीं ना कहीं ये थ्योरी दी है कि ये भारत में ऊणों के साथ आए थे और धीरे धीरे यहाँ निवास करने लग गए। तो ये तो थोड़ा ओवरव्यू था ऊपर से, बाकी चीज़ें वही पूछी जाएगी आपसे जो इस पीपीटी में ऑलरेडी मेंशन है। तो कोई बुक है तो उसके राइटर का नाम, कुछ थ्योरी दी है किसी ने, तो वो पूछी जा सकती है आपसे। तो चीज़ें आप नोट कर लीजिए और अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। और बाकी नेक्स्ट सीरीज़ में मैं बिजोलिया अभिलेख को पूरा डिटेल से लेके आऊँगा, ताकि आपको बिजोलिया अभिलेख एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ये तो पता है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सन से रिलेटेड पूछ लिया जाता है अभिलेख में, किस राजा की क्या भूमिका रही है, किस राजा के बारे में बताया गया है, या किस वंश के बारे में इसमें डिफ़ाइन किया गया है, या कोई युद्ध किसी राजा ने लड़ा है तो उसमें कुछ उपलब्धि रही है, या एक कंप्लीट सीरीज राजाओं की कि पहले राजा कौन सा आया, उसके बाद सेकंड कौन उत्तराधिकारी बना, थर्ड कौन बना, तो वो चीज़